आदाब अर्ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत के साथ एक मरतबा फिर आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी हाज़िर खिदमत है। यूँ तो दुनिया के अंदर सेहत आम्मा के ताल्लुक़ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आज का जो मौजू हमने चुना है वो रीनल कैलकुलस यानी पथरी है। पथरी की बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है और इसकी नित नई जो है परेशानियाँ, दिक्कतें जो हैं वो सामने आती चली जा रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसमें मुब्तला नज़र आते हैं। तो आज हमने अपना मौज़ूए गुफ्तगू जो है इसी मर्ज़ को बनाया है, क्योंकि पिछले टाइम डॉक्टर राशिद साहब से हमारी गुफ्तगू जो है वो कम रह गई थी, अधूरी रह गई थी। तो आज हम उसी गुफ्तगू को जो है आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पिछली बार जो मौजूद थे डॉक्टर राशिद साहब, डॉक्टर राशिद काजी साहब, जो कि यहीं पर जो है एक मारूफ सर्जन की हैसियत से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर राशिद साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। और हम ये चाहेंगे कि आज जो पथरी की प्रॉब्लम है, तो ख़ास तौर से पथरी की प्रॉब्लम पर आने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सक्रीटरी पैसेज है वो किस तरीके से काम करता है और उसकी क्या मतलब जो है तशरीह थोड़ी सी आप बयान फरमा दीजिए, ताकि आवाम को समझ में आए कि पथरी कहाँ बनती है, कैसी बनती है, और आगे फिर गुफ्तगू करेंगे। First of all, I would like to thank Dr. Zubair Rizvi Sahab to invite me for such important program. Thank you very much. Actually, डॉक्टर साहब, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को एक निज़ाम दिया है, जो हमारे जिस्म की ज़ायद चीज़ें हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करने का जो मुख्तलिफ निज़ाम दिया अल्लाह ताला ने, उसमें जो सबसे अहम निज़ाम है वो यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम है। Excretory organs are the kidneys. Pair of the excretory organ of the kidneys which are situated in the posterior abdominal wall. दो किडनीज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में सिचुएटेड होती है और जस्ट नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द वर्टेब्रल कॉलम. इट लाइज फ्रॉम द लेवल ऑफ L1 to L3 वर्टेब्री. और गुर्दों का जो काम होता है, किडनीज जो होती है, इनका जो काम होता है वो ब्लड को फिल्टर करना होता है और उससे वास्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अलग करके बदन से खारिज करना इनका काम होता है. तो हमारे जिस्म में गुर्दों में खून रेनल आर्टरीज के जरिए पहुंचता है. आपको मैं मुख्तसर बताना चाहूँगा क्योंकि मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो शायद मैं अवाम के लेवल पर आने में नाकाम रहूँ. नहीं ऐसा कुछ. हमारे जिस्म में रेनल आर्टरीज जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, ये आर्टरीज के जरिए खून पहुंचता है और यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के जरिए से जो है तो एक्सक्रीशन का काम होता है. अंडर प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, एक मखसूस प्रेशर, एक मखसूस दबाव के जरिए, क्योंकि जो नेफ्रॉन होता है दिस इज अ फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी, और नेफ्रॉन में एक अफेरेंट आर्टेरियोल होता है, एक इफेरेंट आर्टेरियोल होता है, और इन दोनों आर्टेरियोल्स में जो अफेरेंट आर्टेरियोल होता है जिसके जरिए खून दाखिल होता है नेफ्रॉन में, उसके और जो इफेरेंट आर्टेरियोल होता है जिससे खून खारिज होता है, उसके प्रेशर में एक नुमाया फर्क होता है. और ये फर्क 25 to 35 और 40 mmHg के करीब होता है. और इस फर्क की वजह से नेफ्रॉन में एक प्रेशर डेवलप होता है जिसके जरिए से वहाँ मुख्तलिफ आज़ा, मुख्तलिफ फुजलात एक्सक्रीट आउट होते हैं. किडनी उसको एक्सक्रीट करती है, फिर ये ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए कलेक्ट हो जाता है, कैलिसिस ऑफ द किडनी में आता है, वहाँ से पेल्विस ऑफ द किडनी के जरिए पेशाब की शक्ल में मसाने में आकर यूरिनरी ब्लैडर में आकर जमा होता है और वहाँ से टाइम बाय टाइम खारिज होता है, पेशाब की नाली के जरिए, यूरेथ्रा के जरिए एक्सक्रीट आउट होता है. एक तरीके से जो किडनीज हैं वो छानने का अमल छानने का अमल करती है और हमारे जिस्म से फुजलात को पाक करती है. और ये जो एक्सक्रीटरी जितने सब्सटेंस है, जितने वास्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म है, दे आर एक्सक्रीटेड आउट बाय किडनी. इट इज अ वाइटल ऑर्गन. तो ये जो पथरी का तस्वुर है डॉक्टर साहब, मर्ज पथरी जो है, तो ये तस्वुर क्या आज की देन है या ज़माना कदीम के हुक्मा जो हमारे अतिबाए कराम हुआ करते थे, तो क्या वो इसको जानते थे और इसका इलाज किया करते थे? अगर करते थे तो किस तरीके से करते थे? पथरी की जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये इसकी तशखीस हज़ारों साल पहले यूनानी अतिबा ने भी की थी. और हैरत और फ़ख्र की बात यह है कि उन्होंने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ क्लिनिकल बैकग्राउंड पर, क्लिनिकल डायग्नोसिस की बुनियाद पर पथरी की साइज, साइट और टाइप उन्होंने उस वक्त डायग्नोस की थी. आज हमको इस मॉडर्न सिनेरियो में विदाउट यूएसजी वी कैन नॉट श्योर दैट द पेशेंट इज हैविंग स्टोन और नॉट. वी आर आस्किंग एक्सरे की यूबी, वी आर आस्किंग सोनोग्राफी, वी आर आस्किंग आईवीपी, वी आर आस्किंग रेनल एंजियोग्राफी, रेनल स्कैनिंग. बट at that time the clinical sense was very well developed. Investigation are not developed so, but
द यूनानी फिजिशियन आर हाईली क्लिनिशियंस, और उनका क्लिनिकल सेंस बहुत डेवलप होता था। उन्होंने अपनी आंखों को, अपनी उंगलियों को इतना हसास बनाया था कि वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के जरिए तशखीस करते थे। तो इसका तस्वुर पुराने जमाने से मौजूद है। बुकरात के लिटरेचर में भी पथरी का जिक्र मिलता है। उसके बाद के जो अतिब्बा थे, बुकरात के जो स्टूडेंट्स थे, उनके जमाने में मिलता है। और यूनानी के, जैसे मैंने आपको लास्ट सीटिंग में बताया था कि जो पॉइनियर ऑफ द यूनानी सर्जन अबुल कासिम ज़ोहरावी, इन्होंने इस पर बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है। इनकी एक बुक है अत-तसरीफ लिमन अजीज़ अन तालीफ, इस नाम से एक इनकी बहुत डिटेल सर्जरी की बुक है। इस पर उन्होंने पथरी के ताल्लुक से बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन पेश किया है, और पथरी के अक़साम के ताल्लुक से, उसके असबाब के ताल्लुक से और उसके इलाज के ताल्लुक से। और ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु successfully done operation for the ureteric calculus and renal calculus even on the clinical diagnosis। अच्छा। उन्होंने सक्सेसफुली ब्लैडर के स्टोन को और किडनी स्टोन को और यूरेटरिक स्टोन को रिमूव आउट किया सर्जरी के जरिए। और तशखीस के लिए मतलब कोई उनके पास सिर्फ उनका सेंस था, उनके पास उनका क्लिनिकल जजमेंट था, उनके पास उनकी हसास उंगलियां थी, उनके पास उनकी तेज नजरें थी। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे जानना चाहेंगे आपसे कि जो पथरी होती है, पथरी के असबाब जो हैं, ख़ासतौर से यूनानी नुक्ते नज़र को आप ध्यान में रखते हुए बताइए कि पथरी के क्या असबाब हो सकते हैं बनने के। देखिए, पथरी जो जिस्म में बनती है, जैसे आपको मैंने बताया कि किडनी ये फिल्टरिंग ऑर्गन है, इसमें छनाई का काम होता है, इसमें छनता है, खून और पेशाब खारिज होता है आम जबान में समझिए। तो जब छनाई का काम होता है, किसी भी चीज को छाना जाता है, तो जो पार्टिकल्स छानने के काबिल नहीं होते वो उसकी सतह पर जम जाते हैं। ये बिल्कुल उसका बुनियादी वजह है, ये इसका बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन है कि जब छलनी में कोई चीज स्लाइड नहीं होती जो पास आउट हो सके, तो वहां कर जम जाती है, अटक जाती है, और यही अज्जा जमकर पथरी बन जाते हैं। तो मॉडर्न साइंस ने भी इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लेकिन till this date we are unable to say that what are the exact cause of the renal stone formation। अगर हम exact cause तक पहुंच चुके होते हैं, मॉडर्न साइंस हमारा exact cause तक पहुंच चुका होता, तो हम पथरी की बीमारी को प्रिवेंट कर सकते थे। we cannot prevent renal stone, we can treat। यूनानी अतिब्बा ने असबाब के ताल्लुक से पथरी के बारे में बताया है। नजरिया अखलाक मैंने आपको बताया कि ये हमारा बेसिक फंडामेंटल्स है, ये तो फिजियोलॉजी का। तो नजरिया अखलाक के मुताबिक जिस्म में बलगमी रुतूबात की कसरत होना और हरारत का गलबा होना, हरारत के गलबे की वजह से बलगमी रुतूबात खुश्क हो जाती है और पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है, ये सबब दिया है। उसके अलावा उन्होंने प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस जो यूनानी अतिब्बा ने जो दिए हैं वो ये है कि पानी का कम पीना, गर्म माहौल में गर्म ज़्यादा दर्जे हरारत में रहना, बुदोबाश इख्तियार करना, उसके अलावा गोश्त का ज़्यादा खाना, मीठी चीज़ों का ज़्यादा खाना और पानी का कम इस्तेमाल करना, यही सब उन्होंने असबाब दिए हैं, प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस दिए हैं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक इसके जो हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं वो ये है कि रेनल स्टोन्स आर फाउंड बाय द few causes, there are few causes। एक उसमें सबसे अहम वजह जो आपको मैं बताना चाहूँगा, नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे जिस्म से खारिज होना चाहिए जिस मिकदार में, उस मिकदार से जब ज़्यादा खारिज होने लगती है तो वो ज़रूर प्रिसिपिटेट होती हैं। जो ये खारिज होने वाले मादे हैं, ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, कैल्शियम ऑक्सीडेट है, फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, ये सब मादे हैं जो जिस्म से खारिज होते हैं। अपनी मुनासिब मिकदार में वो खारिज हो तो स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन अगर हाइपर ऑक्सीडेट ज़्यादा मिकदार में खारिज हो रहा है पेशाब में, जैसे जेनेटिक या प्राइमरी हाइपर ऑक्सीलिरिया होता है, या कभी कभी डाइटरी हाइपर ऑक्सीलेट यूरिया होता है, या कभी कभी पायरोडॉक्सिन डिफिशियंसी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से ऑक्सीलेट ज़्यादा खारिज होता है। उसी तरह हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब कैल्शियम का पेशाब में ज़्यादा खारिज होना, उसके बुनियादी असबाब ये है जैसे प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, या हड्डियों के कुछ मखसूस किस्म के कैंसर होते हैं जिसमें से हड्डियों से कैल्शियम खारिज हो के पेशाब के जरिए खारिज होने लगता है, या कुछ विटामिन डी की ज़्यादती। आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। अगर जिस्म में बाय मेडिकेशन और बाय डाइट विटामिन डी ज़्यादा पैदा होने लगे तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और पथरी बन जाती है। उसके अलावा यूरिक एसिड जो है वो गाउट जैसे अमराज में बनता है जिसमें यूरिक एसिड खून में ज़्यादा हो जाता है और उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, गाउट गठिया जिसको बोलते हैं, उसमें किडनी स्टोन का रिस्क ज़्यादा होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस है जैसे हाइपर पैराथोराइडिज्म, क्योंकि पैराथोराइड ग्लैंड भी
कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से गहरा ताल्लुक रखता है जी। और हाइपर पैराथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हाइपर कैल्शियूरिया होता है, उसकी वजह से जी। स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। जी। उसके अलावा बच्चों में जो पथरी बनती है जी। वो सिस्टीन यूरिया होता है। जी। सिस्टीन जो होता है एक मौरूसी मर्ज है जी। कि जिसमें सिस्टीन पेशाब में ज्यादा खारिज होता है, जी। उसको हाइपर सिस्टीन यूरिया, जेनेटिक हाइपर सिस्टीन यूरिया बोलते जी। हैं और ये बच्चों में पथरी बनने का अहम सबब है। जी। तो गोया बच्चों में पथरी बनने का विटामिन डी की ज्यादती और हाइपर मतलब जेनेटिक हाइपर सिस्टीन यूरिया ये अहम सबब है। अच्छा। उसके अलावा दीगर असबाब जो मॉडर्न साइंस ने हमको एक्सप्लेन किए हैं कि यूरिन का जो एक पीएच होता है स्पेसिफिकली एसिडिक पीएच होता है जी। लेकिन जब ये पीएच अल्कलाइन हो जाता है, इसका नॉर्मल पीएच 5.85 के करीब होता है, जी। लेकिन जब ये अल्कलाइन हो जाता है तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जी। उसके अलावा एक एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रिस्टलाइट्स और कोलॉइड्स दो चीजें होती हैं यूरिन में। जी। क्रिस्टलाइट्स में मैंने आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्सीडेट है, फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, सिस्टीन है, ये क्रिस्टलॉइड्स है। और कोलॉइड्स मतलब म्यूसिन और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप यूं समझिए कि जैसे एक शरबत होता है, उसमें नमक होता है, शक्कर होती है और पानी होता है, तो जी। पानी कोलॉइड्स होता है और नमक और शक्कर क्रिस्टलॉइड्स होते हैं। जी। तो जब ये क्रिस्टलॉइड्स की मिकदार ज्यादा हो जाए जी। जी। तो वो नीचे जम जाएंगे, या कोलॉइड्स की मिकदार कम हो जाए जी। तो प्रिसिपिटेट कर जाएंगे। जी। जी। तो इस तरह से क्रिस्टलाइट कोलॉइड रेशो डिस्टर्ब होने की वजह से पथरी बनती है। जी। जैसे जिस्म में पानी का कम हो जाना, डिहाइड्रेशन होना, दर्जा जी। हरारत ज्यादा होना, इसकी वजह से कोलॉइड्स कम हो जाते हैं। जी। या कुछ वजूहात से क्रिस्टलॉइड्स की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है, तो इसलिए ये प्रिसिपिटेट होकर पथरी फॉर्म होती है। जी। उसके अलावा जो दवाएं हम आमतौर पर एसिडिटी, गैस, ट्रबल में यूज करते हैं, मैग्नीशियम सैलिसेट और हाँ सैलिसिलेट्स वगैरह जो मैग्नीशियम फ्यूज होते हैं, जेलुसिल एमपीएस होता है, जो एंटासिड सिरप्स यूज होते हैं, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली पेशेंट यूज करते हैं। इसके ज्यादा इस्तेमाल से भी पथरी का रिस्क बढ़ जाता है। जी। जी। खासतौर पर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। हाँ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट की वजह से खास तौर से एंटासिड्स में मॉडर्न जी वाले यूज करते हैं, मॉडर्न वाले यूज करते हैं। जी। जी। और ये एक ऐसी दवा है जिसको हम आंखें बंद करके यूज करते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में। जी। 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 और वो आमतौर पर देख लीजिए आप काउंटर सेल के तौर पर जी। एंटासिड विदाउट मेडिकल सुपरविजन जी। पब्लिक आर यूजिंग दिस सब्सटेंसेस एंड व्हिच आर हाईली रिस्पांसिबल फॉर। छोटी सी बात है लेकिन आवामी सतह के ऊपर में कभी बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है कि भाई एंटासिड ले ली बहुत ज्यादा, हर खाने के बाद में एंटासिड खा रहे हैं, हर खाने के बाद में एंटासिड खा रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है। उसके अलावा एक साइट्रेट होता है जो 200 to 300 मिलीग्राम डेली एक्सक्रीट होता है यूरिन में। अगर इन साइट्रेट्स की मौजूदगी क्रिस्टलाइट्स को सॉल्युबल कंडीशन में रखने के लिए जरूरी है। अगर किसी वजह से साइट्रेट कम हो जाए तो पथरी का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे एमसी के दौरान औरतों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से साइट्रेट्स कम हो जाते हैं। इसके लिए अगर एमसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान औरतें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो दे आर ऑन हाई रिस्क फॉर रेनल स्टोन फॉर्मेशन। जी। जी। तो ये मतलब जो है एहतियातें। उसके अलावा कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं, जैसे प्रोटियस वगैरह जो अमोनिया फॉर्म करते हैं, उसकी वजह से भी रेनल कैलकुलस का बढ़ जाता है, मतलब प्रोन हो जाता है पेशेंट। और स्टेसिस मतलब अगर कहीं पर रुकावट हो यूरिनरी ट्रैक्ट में, कुछ हल्की खामी हो, कुछ डिफेक्ट हो, कंजेनिटल एनोमली हो, उसकी वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा कहीं रुकावट पैदा हो रही है तो स्टेसिस की वजह से, यूरिन के रुकने की वजह से भी उसके साल्स जो है वो प्रिसिपिटेट जमने लगते हैं। जी। ये अहम असबाब है रेनल स्टोन फॉर्मेशन के। और बेसिकली रेनल स्टोन्स जो होते हैं वो किडनी में फॉर्म होते हैं, फिर ये पास होके यूरेटर में आते हैं या ब्लैडर में आते हैं या यूरेथ्रा में आते हैं। द किडनी इज अ फैक्ट्री फॉर स्टोन फॉर्मेशन। डॉक्टर साहब ये अभी जैसे ऑर्गेनिज्म का एक मौजूद से हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं, एक बात आ गई है तो ऑर्गेनिज्म का आपने बात की, तो क्या तस्वुर हमारे यहाँ यूनानी पैथी में है क्या इसका पहले से ऑर्गेनिज्म? जी। ऑर्गेनिज्म का तस्वुर यूनानी पैथी में बहुत कदीम ज़माने से है और इसका जो मौजूद हम मानते हैं वो एक एमिनेंट एंशिएंट यूनानी फिजिशियन ज़करिया राजी को मानते हैं। और ज़करिया राजी ने पहली बार दुनिया के सामने इन्फेक्शन का नजरिया पेश किया उफूनत के नाम से। और उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि उनको जब बादशाह ने, उस वक्त के हाकिम ने एक हॉस्पिटल तामीर करने का हुक्म दिया तो उन्होंने इंसानी गोश्त के टुकड़े या जानवर के एनिमल गोश्त के टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर लटका दिए और जिस जगह पर लटकाया हुआ गोश्त का टुकड़ा सबसे आखिर में सड़ा, उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए उस जगह का तयन किया और उनके मुताबिक उस जगह की आबो हवा में ताफुन कम था, इसलिए वहाँ इन्फेक्शन लेट हुआ।
जी। तो ये नजरिया उनके ज़माने से मौजूद है। अच्छा अच्छा, खैर अपन फिर अपने मौजूद पर आ जाते हैं। तो पथरी की डॉक्टर साहब अलामात जो हैं वो किस तरीके से मतलब हम ज़ाहिर होती हैं और क्या? देखिए, पथरी की डॉक्टर रिजवी साहब बहुत सारी अक़साम होती हैं और उनकी अक़साम के एतबार से अलामात होती हैं। ऑक्सलेट स्टोन होती है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होती है, मिक्स्ड स्टोन होती है, सिस्टीन स्टोन होती है, ज़ैंथीन स्टोन होती है, बहुत सारी अक़साम हैं। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होती है ये रफ होती है और नोकीली होती है और ये बहुत जल्दी सिम्टम्स कॉज करती है। हेमेचूरिया होता है, शदीद दर्द होता है और जो इरिटेट करती है रेनल पैरेंकाइमा को इरिटेट करती है, डैमेज करती है। उसके अलावा फॉस्फेट स्टोन स्मूथ होता है, नर्म होता है, सॉफ्ट होता है और ये साइलेंट स्टोन होता है। ये अपनी साइज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवन 5, 6, 7 सेंटीमीटर का हो जाता है। तब तक हम लाइन में रहते हैं कि मरीज को कैलकुलस है, बिकॉज दे आर साइलेंट स्टोन, दे आर सिम्टमलेस स्टोन। तो पथरी की बहुत सारी अलामतें होती है उसकी अक़साम के एतबार से। जो आम अलामतें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कमर में दर्द होता है, एक होती है रेनल कोलिक जिसमें शदीद दर्द होता है, पेशेंट को कमर के मकाम में दर्द होता है, वो आगे की तरफ आता है। पेन इज रिफर्ड फ्रॉम लॉइंस टू ग्रोइन, मतलब कमर में आखिरी पसली के नीचे दर्द होता है और वो आगे की तरफ रिफर करता है। और उसके अलावा एक फिक्स्ड पेन होता है जो रेनल एंगल में पसली के नीचे मौजूद रहता है, कांस्टेंट रहता है और बीच में इन बिटवीन रेनल कोलिक के अटैक्स होते हैं। Stone presence of the stone cannot cause pain, only the passage of stone causes pain and colic। अच्छा। उसके अलावा डिसयूरिया मिलता है, बर्निंग मिक्सचुरेशन मिलता है। हेमेचूरिया मतलब पेशाब में खून के ज़र्रात का खारिज होना, पेशाब के वक्त दर्द का होना और पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, अगर इन्फेक्शन हो तो सर्दी लग के बुखार आना, फीवर विद चिल्स, ये सब सिम्टम्स होते हैं पथरी के। जी। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप तो खैर सर्जन हैं ही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो आपकी अपनी कोई रिसर्च पथरी के ताल्लुक से मौजूद है क्या? जी, मैंने रेनल कैलकुलस इज माय स्पेशल इंटरेस्टेड टॉपिक और मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जमा किए हैं कि जिनमें मैंने अपने रेनल कैलकुलस के पेशेंट्स को जिनकी पथरी 7 mm या 8 mm से कम थी उनको कंजर्वेटिवली यूनानी मेडिसिन से ट्रीट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सक्रीट आउट हुई। मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंटेशन, उसकी सोनोग्राफी, यूरिन रिपोर्ट और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद उसकी यूरिन रिपोर्ट और उसकी सोनोग्राफी जिसमें पथरी मौजूद नहीं थी अपने पास जमा की है। काफ़ी पेशेंट्स मैंने 35-36 पेशेंट पे रिसर्च स्टडी की है। अच्छा माशाल्लाह। और आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस, जैसे हमारे जो पथरी के पेशेंट्स हैं उनको अपनी तरफ से कोई एडवाइस देना चाहेंगे क्या? इसका को ग़िज़ा से कोई ताल्लुक है डॉक्टर साहब? पथरी का ग़िज़ा से ताल्लुक ये एक आम कंसिडरेशन है कि जैसे दूध ज्यादा पीने से या टमाटर खाने से या कोई ऐसी चीज खाने से पथरी होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है मुझे कहीं ऐसा डाइटरी डोमिनेंट फैक्टर नहीं मिला। और जो हाइपर ऑक्सिलेट यूरिया होता है, जो डाइटरी हाइपर ऑक्सिलेट यूरिया होता है जैसे कैबेज है, मिल्क है, टोमेटोज है, इनसे जो ऑक्सिलेट ज्यादा खारिज होता है इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन फॉर्मेशन। तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई खाने पीने से गहरा रिश्ता है। ये है कि पानी कम पीना इसका एक अहम सबब है। अच्छा। ग़िज़ा से इसका बहुत ज्यादा रिश्ता है। अच्छा, ग़िज़ा से कोई रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पथरी का पेशेंट है तो वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, अगर पथरी का पेशेंट है, जैसे हम एक बार पथरी डायग्नोस्ड हो जाती है तो फिर हम पथरी के इलाज की तरफ जाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इलाज में अगर पथरी की साइज 7 mm से कम है या 8 mm से कम है तो उसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं और 8 mm से ज्यादा है तो हम उसको ऑपरेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, आइदर ऑपरेशन बाय ओपन सर्जरी, लिथोट्रैप्स, लिथोटॉमी और बाय क्लोज मेथड, रिसेंट क्लोज टेक्निक लाइक ESWL एंड PCNL। जो यूनानी का जो रोल है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। यूनानी मेडिसिन की जो लिथियोलाइटिक एक्टिविटी है, जो मुफत्तित एसार दवाएं हैं जो पथरी को पिघलाती है, उनको हम 7 से 8 mm तक की पथरी में एडवाइस करते हैं। मुख्तलिफ मुरक्कबात हैं जो यूनानी में हम एडवाइस करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए, जैसे माजून संगे सरेमाही है, अकरब, हाँ माजून अकरब है, कुश्ते हजरुल यहूद है और शरबत आलू बालू है। और ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, जवाखार है, शोरा कलमी है, जो डायूरेटिक इफेक्ट होती है और लिथियोलाइटिक इफेक्ट एफिकेसी रखती है। इन दवाओं को हम सक्सेसफुली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मैंने जो रिसर्च की वो कल्थी पे की है, कुल्थी जो होती है, कुल्थी की लिथियोलाइटिक एक्टिविटी जो है हमने साइंटिफिकली प्रूव की है कि हमने पेशेंट की एक सोनोग्राफी निकाली, उसमें उसकी स्टोन की साइज 8 mm थी। हमने एक हफ्ता कुल्थी का सुकूफ उसको दिया, 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम, अकॉर्डिंग टू एज
हमने डोज मेंटेन किया और 1 हफ्ते के बाद उसकी साइज में सिग्निफिकेंट कमी आई थी। अच्छा। और 1 महीने के इस्तेमाल के बाद वो पथरी घुलकर निकल गई थी। तो ये लिथियोलिटिक एक्टिविटी विद डायूरेटिक मेडिसिन लाइक शोराकल्मी, जवाखार वगैरह बहुत ही इफेक्टिव है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। जी जी। तो ये जो पथरी के पेशेंट्स हैं तो ये कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जो मतलब लिथियोलिटिक भी हों और मतलब जो है पथरी को तोड़ने वाली और पेशाब आवर भी हो? तो कैसे इसमें सबसे अहम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लिथियोलिटिक एक्टिविटी जो है वो बर्गे मूली यूनानी में इस्तेमाल होता है। तो खास तौर से और मूली के पत्तों से नमक कशित किया जाता है, नमक निकाला जाता है। वो नमक बहुत ज़्यादा डायूरेटिक और लिथियोलिटिक एक्टिविटी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पथरी के मरीजों को कि वो पहले तो कॉज रूल आउट करें। अगर वो जेनेटिक फैक्टर है, उनको पथरी हुई है, तो उसकी केमिकल एनालिसिस, इलाज के बाद केमिकल एनालिसिस करें कि किस चीज़ से पथरी बन रही है और उस चीज़ को अवॉइड करें, उस फैक्टर को अवॉइड करें, ज़ाले सबब करें। और ग़िज़ाओं में मूली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए और अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से महफूज रखें और अपने जो डॉक्टर हैं उनसे एडवाइस लें। जी जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुफीद मालूमात मतलब जो है आपने हमारे को फराहम की। आज के प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर साहब से हमने जितनी भी मतलब बातें की नाजरीन, और मुझे उम्मीद है कि आप उससे इस्तेफ़ादा करेंगे। और अगर कोई पथरी के पेशेंट इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ बातों पर ख़ास तौर से ध्यान रखें। वो ये रखें कि अगर आपको पथरी है 8 mm से कम है तो आप हरगिज़ जो है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ना करवाएं। कोशिश करें कि किसी अच्छे सर्जन से जो है आप उसको या किसी अच्छे तबीब से जो है हकीम से इलाज करवाएं, क्योंकि उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है और दवाई इलाज जो है वो उसका मुमकिन है। और अपनी ग़िज़ाओं के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें कि जिससे कि पेशाब की फरावानी मतलब पेशाब ज़्यादा खारिज हो। और पथरी को तोड़ने में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मूली का इस्तेमाल करें आप, और स्पेशली मूली के पत्तों का इस्तेमाल जी करें। स्पेशल मूली के पत्तों का इस्तेमाल करें, कुल्थी वगैरह का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए मुफीद हो सकती हैं। तो आज के लिए हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप आए, इतनी अच्छी मुफीद मालूमात हमें मतलब जो है फराहम की। और इस प्रोग्राम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से फिर किसी और मौजू पर, नए मर्ज़ पर जो है गुफ्तगू करेंगे ताकि आपको उससे भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर रिज़वी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।